सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा सात का चैप्टर पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर वायु या एयर। जैसा कि आप जानते हैं, हवा रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। हम जिसे देख नहीं सकते परंतु महसूस कर सकते हैं। और देख लीजिए, यहाँ चक्रवात जो आया है, इसमें पता चलता है कि हवा कितनी तेज़ है। यहाँ बवंडर है, उससे पता चल रहा है कि हवा का रुख किधर है। और ये आसमान में, शुद्ध आसमान में हवा, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, सूर्य की हानिकारक किरणों के प्रभाव से रक्षा करता है, और यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम भी सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने के योग्य बनाया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे चित्र में, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायुमंडल का घेरा। आइए जानते हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है, ना केवल ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं, हम जब भी सांस लेते हैं, बहुत सारी गैसें हमारे शरीर के अंदर जाती है। लंग्स इसमें से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहित कर लेते हैं, और बाकी गैस पुनः छोड़ दी जाती है। तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। वो क्यों? वो देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है और ऑक्सीजन 21% है, सर्वाधिक मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, और आप ये वृत्तारेख में देख सकते हैं पाई डायग्राम, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, और अन्य सभी रेडान, जेनॉन, आर्गन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है वो 0.04% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, और जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, क्या आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इनका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, और इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में 0.03% है। अगर इसका परसेंटेज बढ़ेगा तो इससे भूमंडल का तापमान बढ़ता है, जैसा कि आप इन चित्रों में भी देख सकते हैं। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस तापमान वृद्धि के कारण क्या होगा, पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेश में बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघलेगी, और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। और जब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी तो समुद्र का तटीय क्षेत्र बढ़ेगा,
समुद्र तटीय क्षेत्र बढ़ेगा मतलब स्थलमंडल में पानी आएगा। समुद्र के किनारे बसे हुए नगर क्या होंगे, जैसे हमारे देश के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब क्या होंगे, पानी में धंस जाएंगे। तो ये केवल हमारे देश में नहीं होगा, भूमंडलीय तापन का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये अत्यंत हानिकारक है और हमें इससे बचना चाहिए, हमारी पृथ्वी को बचाना चाहिए। और इसके लिए करना क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन ना करें। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होगा या कारक होगा, जिससे हम हमारी पृथ्वी को पिघलने से बचा सकते हैं, जलने से बचा सकते हैं। तो देख लीजिए, हमने देखा कि नाइट्रोजन 78% है। ये जो पेड़ पौधे हैं ये वायु से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे कि पौधे इनका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। 78 के बाद 21% किसका है, ऑक्सीजन का। आप यहाँ भी देख सकते हैं ब्लू कलर में और ग्रीन कलर में नाइट्रोजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप मीन्स ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यू ऑलरेडी रीड इन क्लास 4 आल्सो, द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो इससे संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है, या हम कह सकते हैं कि तीसरी महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वी नो वेरी वेल दैट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, जिससे वो उनका भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। और संतुलन बना रहता है तो ग्लोबल वार्मिंग की कोई परेशानी नहीं है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है और ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, एसिड रेन हो सकती है, बहुत सारे कुप्रभाव होते हैं। देखिए, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। और गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है और इस प्रकार वायु का चक्र चलते रहता है। जैसा कि आप नीचे चित्र में भी देख सकते हैं कि गर्म वायु ठंडे क्षेत्रों की ओर, ठंडी वायु गर्म क्षेत्रों की ओर लगातार चलते रहती है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ खबरें हैं जिनसे कि हमें इसके कुप्रभाव के बारे में पता चलता है, तो हमें इसके संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अब हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना। तो हमारे वायुमंडल में 5 परतों में विभाजित है। एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। देख लीजिए वो क्या है। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है यह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये 5 परतें हैं। तो सबसे पहला क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है।
इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम की सारी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण, ये सब इसी परत के अंदर होता है। तो ये हमारे लिए कौन सी परत सबसे महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुमंडलीय दशाओं का सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल, और आप देख सकते हैं यहाँ समताप मंडल जो है वो ओजोन सीमा के ऊपर तक दिखाई दिया है और इसमें हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। मतलब जो क्षोभ मंडल में हमने देखा कि बादल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली कड़क रही है, वर्षा हो रही है, वर्षण हो रहा है, कोहरा जमा है, ये सब समताप मंडल में नहीं होता है। यहाँ मौसम अत्यंत साफ रहता है, इसीलिए ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए, एरोप्लेन्स चलाने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। और समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, उनको हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो इस प्रकार ये समताप मंडल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तीसरा है मीसोस्फीयर या मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पृथ्वी से तीसरी परत मध्यमंडल, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल उठते हैं। आपने पढ़ा था उल्कापिंडों के बारे में क्लास 6 में। तो वो यहाँ पर जल उठते हैं क्योंकि यहाँ में मौजूद जो धूल कण वगैरह हैं वो उसे जला देते हैं। फिर मध्यमंडल के बाद आता है कौन सा मंडल? बाह्यमंडल। बाह्यमंडल मतलब ये क्या है? ये वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इसे हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। और यह लगभग 400 किलोमीटर तक फैला है, 80 से 400। और रेडियो संचार में इसका उपयोग होता है। वास्तव में जो पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे हैं, इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे घर में क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं। तो क्या दिल्ली से कोई कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है तो सीधा हमारे टीवी में आ रहा है क्या? या दुबई से क्रिकेट मैच चल रहा है तो सीधे हमारी टीम में आएगा? नहीं। क्या होगा? ये मैच स्थलों से, प्रसारण केंद्रों से ये कहाँ जाएगा? वायुमंडल में छोड़ा जाता है इसकी रेस। और वायुमंडल में जब ये आयनोस्फीयर से टकराती है 400 किलोमीटर ऊपर, और फिर वहाँ में मौजूद आयन पार्टिकल से फिर ये हमारे घर में वापस आती है और हम लोग टीवी देख पाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इसका कि हम कंटिन्यूस टीवी देख सकते हैं, इसमें कोई हमें परेशानी नहीं होती है। और अंत मंडल है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम बहिर्मंडल कहते हैं और यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। तो हम कह सकते हैं ये हमारे वायुमंडल का संरचना जो कि 5 परतों में विभाजित है। आइए अब देखते हैं मौसम एवं जलवायु। तो मौसम क्या है, जलवायु क्या है, आप यहाँ नीचे चित्रों के माध्यम से भी जान सकते हैं। मौसम मतलब डे टू डे अवर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर और आवर टू आवर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि मतलब प्रति घंटे प्रतिदिन की जो स्थिति होती है ये मौसम कहलाता है। किसी मौसम में हम चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, किसी मौसम में हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं।
कभी कभी तो एक ही दिन में दो तीन तरह के का मौसम हो जाता है। जैसे देख लो, सुबह सुबह बारिश हो गई, 11-12 बजे धूप निकल आई, शाम को फिर बादल आ गए, ठंड पड़ गई। तो हम ठंडी गर्मी बरसात एक ही मौसम में देख, एक ही दिन में देख पाते हैं। तो ये डे टू डे और आवर टू आवर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर क्या कहलाता है? वेदर या मौसम कहलाता है। और जब यही वायुमंडलीय दिशाएं लगभग उस स्थान पर लगभग 30 साल या उससे ज़्यादा लगातार बनी रहती है, तो इसे क्लाइमेट कहा जाता है या जलवायु कहा जाता है। जैसे मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ 40 साल हो गए, देख रहा हूँ कि हमारे देश में ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, यही सीजन चल रहे हैं। और आप भी जब से पैदा हुए हैं 10-12 साल हो ही गए हैं, आप भी देख रहे हैं कि जब से आपने जन्म लिया है तब से आपको इसी मौसम की मार झेलनी पड़ती है या इसी मौसम का मजा लेना पड़ता है। तो लगभग 30 वर्ष और इससे ज़्यादा अगर मौसम की एक जैसी दशाएं किसी स्थान पर रहती है तो उसे जलवायु कहती है। और हमारे देश की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आइए, तो इसमें जलवायु के प्रमुख अंग कौन से हैं या फैक्टर्स? वो है सबसे पहला तापमान। सबसे पहला तापमान। हम प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है और वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। इट मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसे क्या कहा जाता है? तापमान। और वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। तो ये है तापमान, जो कि तापमापी के द्वारा मापा जाता है। वायुदाब मापी के द्वारा वायुदाब को मापा जाता है। वर्षा मापी के द्वारा वर्षा की मात्रा को मापते हैं। और वात दिग्दर्शी के द्वारा पवन की दिशा को मापा जाता है या दर्शाया जाता है। तो देख लीजिए बेटा, आयतन एक महत्वपूर्ण कारक है। ये तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाता है, आतपन कहलाता है। पृथ्वी रोक लेती है, पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है सूर्य से आने वाली किरणों को दिन के समय में, और फिर रात के समय में क्या करती है? उसको छोड़ती है। फिर वायुमंडल इस गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। तो यही प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी जिन ऊर्जा को अब्जॉर्ब कर लेती है उसे आतपन कहा जाता है। और आतपन या सूर्याताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के संपूर्ण भाग का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। केवल 2 अरबवां भाग, मतलब बहुत कम। हम इस क्योंकि सूर्य तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करता है, उसका केवल 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी ले पाती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा इससे पहले कि भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र ज़्यादा गर्मी महसूस करता है। तो ये देख लीजिए, हमने हीट जोन्स के बारे में इससे पहले भी पढ़ा था, और यहाँ हम चित्र की सहायता से देख भी सकते हैं कि सूर्य का सीधे प्रकाश भूमध्य रेखा के आसपास, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ रहा है। और यहाँ लगभग प्रतिदिन ही अत्यधिक सूर्य की किरणें रिसीव होती है, तो इसे टोरिड जोन कहते हैं। टोरिड जोन के बाद आप जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ब्लू ग्रीन में, ये क्या है? टेम्परेट जोन है, जो न तो ज़्यादा गर्म है न तो ज़्यादा ठंडा, यहाँ तिरछी किरणें हैं। और पोलार जोन देख लीजिए, यहाँ तो क्या है? 6 महीना दिन और 6 महीना रात। तो आप इससे समझ गए कि क्यों ये जो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है क्यों बर्फ से ढके हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ 6 महीना दिन और 6 महीने रात होता है।
उतनी गर्मी पहुंचती नहीं, सूर्य की तिरछी किरणें होती है, इसलिए वहाँ बर्फ जमी है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो इस नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा कि ग्रीष्म ऋतु में आप देखिए कि नगरों में तापमान ज़्यादा होता है और इसकी अपेक्षा गाँव में कम होता है, क्योंकि गाँव में क्या है, खुला माहौल होता है, हवा के बहने के लिए भी जगह होती है। इसलिए फैज़ अहमद फैज़ लिखते हैं इसके बारे में कि नगरों का बसाहट कुछ इस कदर है, इस तरह है कि हवा को भी जाने का रास्ता मुश्किल से मिलता है। कि हवा भी क्या है, नगरों में गुजर नहीं सकती। ऐसी गलियां, छोटी छोटी सकरी गलियां, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, तो स्वाभाविक बात है नगर तो गर्म होगा ही। और आप देख सकते हैं यहाँ नीचे गर्म कितने मंजिले मकान हैं, तो यहाँ पर गर्मी तो होगी, क्योंकि हवा को भी गुजरने का रास्ता क्या है, मुश्किल से मिलता है। तापमान को मापने की मापक इकाई डिग्री सेल्सियस है और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। एंडर्स सेल्सियस ने किया था और सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये सेल्सियस वैसे फ़ारेनहाइट से भी नापा जाता है। तो ये किसने, एंडर्स सेल्सियस ने किया था सेल्सियस का। आप देखते होंगे आजकल तापमान सेल्सियस में नापा जाता है। अब आइए इसके बाद देखते हैं वायुदाब, ये एक अन्य घटक है। तो आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि वायुदाब पृथ्वी पर एक्सर्टेड किया जाने वाला एटमॉस्फेयर वाल का प्रेशर क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि यह हमें सभी दिशाओं से या चारों तरफ से हम पर एक साथ दाब लगाती है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब ही वायुदाब कहलाता है और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। और वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान या पर उपस्थित वायु के तापमान द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ प्रकाश होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, एतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। तो इसीलिए ये एक स्पेशल पोशाक पहनते हैं। तो ये था वायुदाब। अब आइए पवन। हम सब इसे महसूस कर सकते हैं। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, क्योंकि ये लगातार बहती रहती है। आप पवन के काम को देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं।
कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है, गाड़ी चलाना कठिन हो सकता है। तो आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो तो पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। देख लीजिए कितने प्रकार की होती है पवन। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। तो ऐसे ही पवन को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। देखिए ये है स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती है क्योंकि ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती है। मतलब पश्चिम से, और पश्चिमी पवनें एवं पूर्वी पवनें, पूर्वाई जिसे कहा जाता है, तो ये पवनें वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती है, जिन्हें स्थायी पवनें या व्यापारिक पवनें कहा जाता है। दूसरा है मौसमी पवनें। ये पवनें ऋतुओं में परिवर्तन से अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसे भारत में मानसूनी पवनें, आप जानते होंगे कि हमारे देश में मानसूनी पवनें भारत में आता हुआ मानसून, जब भारत में वर्षा हो रही है, और लौटते हुए मानसून के नाम से भी जानी जाती है। उससे भी भारत के दक्षिण भारत में वर्षा होती है। तमिलनाडु वगैरह में मैंगो शावर होते हैं। तो ये मौसम की वजह से पवनें परिवर्तित होती है, उसे मौसमी पवनें कहते हैं। और तीसरा है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। जैसे आपने लू के बारे में जाना होगा, स्थल समीर या समुद्र समीर, है ना। तो भारत में, उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो लू चलती है, कई बार हम लोगों को भी लगती है। आप जानते हैं कि हम निमाड़ क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर भी लू काफ़ी ज़्यादा चलती है। हाँ, पिछली बार तो खरगोन खंडवा 46-47 डिग्री 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर था। तो इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा लू चलने के चांसेस है। तो केवल दिल्ली ही नहीं, हमारे यहाँ भी लू चलती है। देखिए जब ये पवन तेज गति से चलती है तो चक्रवात भी बनाती है। तो देख लीजिए, ऐसा ही हम एक चक्रवात का अध्ययन करते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। आप सोच लीजिए बेटा, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रक चलता है और हमारा एक्सीडेंट होता है तो मौत भी हो सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं। तो यहाँ तो 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या चल रही है, पवन चल रही है। तो क्या क्या तबाही ना मचाई होगी, कितना तहस नहस नहीं किया होगा। आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। घर उखड़ जाते हैं, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, और लोगों के सामान उड़ते हैं, हवा में तैरने लगते हैं, सब चीज़ें। तो छोटे छोटे बच्चों का, बड़े लोगों का, इस सब का क्या होगा जब बड़ी बड़ी चीज़ें उखड़ जाती है। तो इसने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें उड़ गई, विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही और इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालिकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया।
इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। और ये जो ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र क्या हो गए, अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो लवणीय जल काफ़ी अंदर तक इससे आ गया था, लगभग 20 किलोमीटर तक। तो ये होता है चक्रवात, जिसको कि हमारे दक्षिण भारत के राज्य लगभग प्रतिवर्ष ही इसे देखते हैं। तो आइए अब आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है, और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है या ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं, चिपचिपा महसूस करते हैं। आपने कई बार इसे महसूस किया होगा, जिसे आर्द्रता कहते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, और बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आती है, जिससे हम वर्षा कहते हैं। तो हम इसके बारे में, वर्षा और वर्षण के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो देख लीजिए बेटा, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कई बार। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल मतलब भूमिगत जल, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। तो ये क्रियाविधि के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा, जैसा कि आप इन चित्र में भी देख सकते हैं, जो कि पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी, जैसा कि हमारे जैसलमेर वगैरह में देखी जाती है, सूखा वगैरह पड़ जाता है। और जब अधिक वर्षा हो तो बाढ़ की स्थिति, जैसे कि वर्तमान में हम असम और बिहार में देख रहे हैं। तो ये कुछ प्रश्नों के उत्तर है बेटा, आप इन्हें ज़रूर कीजिएगा। कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित प्रभाव पैदा करती है, मौसम किसे कहते हैं, वर्षा के 3 प्रकार लिखें और इसका चित्र भी बनाएं, वायुदाब क्या है, वायुदाब मापी वगैरह, ताप मापी वगैरह, इन सब का भी चित्र आप लोग अपनी कॉपी में बनाएं। धन्यवाद।